समझ में आ रहा है ना कि यहाँ जो टैप था, यहाँ एरिया ज्यादा था तो स्पीड कम होगी, और नीचे आएगा तो ये पानी का फ्लो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, तो एरिया देखो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, जिससे स्पीड और बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी दैट मीन्स फोर्स ज्यादा लगेगा। नहीं आपने देखा होता वो ऑयल जब गिरता होता है तो ऊपर तो बाहर ज्यादा एरिया होता है, नीचे आता है तो धीरे 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 छोटा एरिया में आ जाता है, देखा हो तो आपने। हाँ। अब घर के अंदर जो पानी, घर के अंदर ऑयल का डब्बा है ना, वो काफी बार वो उल्टा करके डालना वो बाल्टी में, तो पता चल जाएगा। ये जो चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ना, जो समझा रहा हूँ, वो चीज प्रैक्टिकल करना तो और ज्यादा मजा आएगा आपको, कि एक्चुअल समझ हाँ में आ सर। जाएगा ऐसा हो रहा है। तो इसमें ज्यादा कुछ प्रैक्टिकली समझाना नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट फील रखना है। जब स्ट्रीमलाइन सॉरी कंटिन्यूटी प्रिंसिपल जब आपके माइंड में आए, तो वो कौन सा याद रखना है कि कार है, कार पे पानी पहुंच नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उंगली रख के एरिया कम कर दूंगा, एरिया कम करूंगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाने से पानी वहां पहुंच जाएगा, बस खत्म, ये कॉन्सेप्ट। ओके, बाकी डेरिवेशन तो आप लिख लिख के लर्न कर दोगे डिराइव करके। क्लियर है? हाँ। चलो, सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस। बहुत अच्छा है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा जस्ट बिकॉज टाइम कम है और ये टॉप डेरिवेशन करवाना है, लेकिन पता चल जाएगा। ये चीज तो आपको पता है ना, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इंट्रोटेशनल लेना है हम। ये तो आपको हर बार नहीं बताऊंगा, मैंने एक चीज बता दी, हर इक्वेशन में, डेरिवेशन में एक टॉपिक तो लिख ही देना है कि द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, इंट्रोटेशनल। तो ये क्या कहना चाहता है, बर्नौलीज इक्वेशन है क्या? पहली चीज तो कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। आई नो कि अभी नहीं समझ में आया होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले तो ये एजप्शन तो पता ही है आपको, क्या लेना है, नॉन विस्कस और स्ट्रीमलाइन लेना है। ये 1 2 और 3 नंबर लिया हुआ है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, समझाता हूँ, डोंट वरी। एक मिनट हो, ओके चलो, एक फिगर बनाता हूं जिससे और पता चलेगा आपको। एक पानी की पाइप है ना, अब वो पानी H1 H2 H3 हाइट के ऊपर है। H1 इन रोटेशनल फ्लूइड, बेटा एक बार तो मैंने समझा दिया, अभी आगे के टॉपिक में समझाया था। इन रोटेशनल फ्लूइड यानी कि क्या था, जो फ्लूइड इन रोटेशन यानी कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखो, गोल ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको घूमेगा नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट स्लाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन रोटेशनल फ्लूइड। ओके, अब ये जो पानी फ्लो जा रहा है, हम क्रॉस सेक्शनल भाग लेते हैं किसी का, यहाँ ये जो पाइप है उसका ये जो होल है वो H1 हाइट के ऊपर है, ये होल है H2 हाइट के ऊपर। ध्यान रखना, ये जो चीज समझा रहा हूँ, ओके, डेरिवेशन बहुत इजी है। नाउ एक मिनट हो बच्चों, नाउ अब समझ लो कि ये जो भाग है, मैं अल्फाबेट सेम ले रहा हूँ, ओके, जो मैं आपको नोट्स में देने वाला हूँ, इसलिए जिससे बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसका एरिया है A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया कितना है बच्चों, इसका A1 और इसका एरिया है A2। यहाँ जो पानी जा रहा है उसकी स्पीड है V1 और यहाँ स्पीड है V2। ओके, अब कॉमन चीज है डेंसिटी, तो सभी में सेम ही होगी, रो डेंसिटी हर एक जगह पे सेम है, यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है। क्लियर बच्चों? यहाँ हाइट है H1 और यहाँ हाइट है H2। तो इस पॉइंट पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं, प्रेशर P फॉर प्रेशर एट द पॉइंट P, सॉरी एट द पॉइंट A, यहाँ प्रेशर है P प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर, वेलोसिटी यहाँ जो पानी का फ्लो जा रहा है उसकी वेलोसिटी V1। ग्रेविटेशनल इफेक्ट निगलेक्ट नहीं करना है, आएगा इसमें। ओके, ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ G क्या है, कांस्टेंट होता है, लेकिन वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल इग्नोर नहीं किया आएगा इसके अंदर। ओके, नाउ रो तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट, लेकिन हाइट है H1। तो ये पॉइंट मैंने ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बात की, इज इक्वल्स टू सेकंड पॉइंट पे P2
डेरिवेशन करेंगे, डोंट वरी, खाली इक्वेशन बता रहा हूं मैं। रो है डेंसिटी, v फॉर वेलोसिटी प्लस रो g h2। ये जो इक्वेशन उसको बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। रट्टा मारना हो तो मार लेना, बाकी डेरिवेशन भी मैं बताने वाला हूँ। P प्रेशर, रो वेलोसिटी, ये P प्रेशर, रो वेलोसिटी, सॉरी डेंसिटी, V फॉर वेलोसिटी, डेंसिटी GH1। इसका कुछ रिलेशन है प्रेशर का, डेंसिटी, वेलोसिटी और हाइट का। इस इक्वेशंस को बोलते हैं हम, इस इक्वेशंस को क्या, ये बर्नौलीज अभी नहीं, यहाँ ध्यान नहीं देना है। क्यों ध्यान दे रहे हो, छोड़ दो इसको, खाली यहाँ ध्यान दो, जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान दो। इसको हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब उसका डेरिवेशंस करते हैं। ओके चलो डेरिवेशंस करते हैं पहले, जिससे और ज्यादा समझ में आ गया ये फॉर्मूला कैसे आया। कितना टाइम बचा है, 53 है ना, हो जाएगा। चलो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब नहीं करना तो हो जाएगा। ओके यहाँ से H1 हाइट पे ये पाइप है और यहाँ से ये H2 हाइट पे ये पाइप है। तो ये H1 हाइट पे क्यों पाइप, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल लगेगा, एनर्जी होगी उसके अलग अलग। अब समझ लो ये पाइप में अपने हिसाब से फिगर बनाती है, फिगर में जमेगा नहीं मुझे। ओके नाउ यहाँ H1 हाइट, यहाँ H2 हाइट। ओके समझ लो एक पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब बच्चों ये पॉइंट है D, तो B और D के बीच में पानी भरा हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, यह फ्लो तो है वो, इस बीच का मैं भाग ले रहा हूँ। कोई पाइप तो बहुत लंबी है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले रहा हूँ। तो B और D के बीच में जो पानी भरा, लिक्विड भरा हुआ है, B और D के बीच का लिक्विड। ओके यहाँ ये लिक्विड भरा हुआ है बच्चों। थोड़े टाइम के बाद ये लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। थोड़े टाइम के बाद ये जो यहाँ जो बी सारा लिक्विड था वो यहाँ आ जाएगा, और डी पे था वो सारा यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है, पानी का फ्लो जा रहा है तो क्या होता है, जैसे बी पे जितना लिक्विड होता है वो आगे आ जाएगा सी पे, और डी पे जो भाग होता है वो आगे आ जाएगा। लेकिन इसके बीच का जो लिक्विड है वो तो कांस्टेंट ही है। तो कितना डिस्पेस हुआ, समझ लो कि x1 जितना डिस्पेस हुआ। कितना डिस्पेस हुआ लिक्विड, x1 जितना, और यहाँ x2 जितना डिस्पेस हुआ। लिक्विड का जो डिस्प्लेसमेंट है टी टाइम पे x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट है। नाउ वेलोसिटी कितनी थी यहाँ बच्चों, v1। एरिया कितना था, a1। डेंसिटी रो, डेंसिटी रो। तो कोई बता सकता है टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में समझ लो वेलोसिटी इसकी v1 हो, तो डेल्टा टी टाइम में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 वो कितना होगा, बी से सी का भाग। ध्यान रखना, मैं सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेम्पररी खाली समझो, बाद में नहीं समझाएगा तो नेक्स्ट सेशन में समझा दूंगा। बी से सी पे ऑब्जेक्ट x1 जितना डिस्प्लेस हुआ लिक्विड, उसको लिख सक v1 वेलोसिटी हो तो x1 इज इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ बच्चों। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो हाँ कि ना। x2 d से e तक इतना डिस्प्लेस हुआ, x2 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ v2 इंटू डेल्टा टी। चलो इतना पता चल गया इनफ है। अब हम करें क्या करें बच्चों, मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा। यहाँ जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम यहाँ से आएगा, क्योंकि हमने आगे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल वही सीखा कि इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है तो जितना यहाँ से जा रहा है उतना ही वहां से निकलेगा बाहर। डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम यानी कि क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो मास सेम निकल रहा है, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ही होगा ना। ओके तो लिक्विड को सी बी से, जितना भी लिक्विड है उसको बी से सी तक पहुंचने में जो वर्क करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं। ये ऑलरेडी आ गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम वाला डेरिवेशन। ओके हर्ष क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोल।
સર વોલ્યુમ કઈ રીતે ઇક્વલ થયું? એ તો આપણે આગળ सीखिया, આપણે આ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल શું सीखिया कि मास છે डेल्टा टी टाइम के अंदर जो मास इतना एंटर हो रहा है उतना ही मास बाहर निकल रहा है, हाँ कि ना? ये सीखा कि नहीं? બટ સર પાઇપની સાઇઝ તો ડિફરન્ટ છે. पाइप की साइज डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम ही होगा बेटा. हाई स्पीड से बाहर निकलेगा ना, यहाँ कम स्पीड से बाहर है, वहां हाई स्पीड से बाहर निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा. पाइप है, देख पानी यहाँ से पानी आ रहा है वो इक्वल ही आ रहा है. अब यहाँ जब उंगली नहीं रखी थी तब भी इतना ही वॉल्यूम बाहर आ रहा था, और जब उंगली रख रहा हूं तो भी उतना ही वॉल्यूम, लेकिन वहां हाई स्पीड से बाहर आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं? पहले क्या था कि भाई 1 मिनट के अंदर 50 लीटर आ रहा था, अब स्पीड बढ़ गई तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 60 बढ़ जाएगा. कॉन्सेप्ट फील हुआ? ओके. तो वॉल्यूम तो सेम ही होगा क्योंकि मास सेम है इसलिए. तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला P. ओके, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा क्योंकि कॉमन चीज है कि प्रेशर की वजह से तो स्पीड बढ़ती थी. अब यहां से यहां पहुंचा डी, बी से सी, डी से ई पहुंचा, तो वर्क का चेंज इन वर्क, वर्क डन कितना होगा? W2 माइनस W, क्या तो W1 माइनस W1, W1 माइनस W2. तो P1 डेल्टा V माइनस P2 डेल्टा V. डेल्टा V को कॉमन ले लो तो P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा. बोलो यहाँ तक पता चल गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, वर्क डन, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये आगे आ गया फॉर्मूला है. ओके. और यहाँ A1 और 2 पे जो वर्क का डिफरेंट है वो मैंने फाइंड किया P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V. ये हमारा एक इक्वेशन बन गया 1. अब ये जो वर्क का चेंज हुआ बच्चों, ओके, ऑब्जेक्ट है, लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसमें वर्क यहाँ से यहाँ पहुंचने में वर्क करना पड़ेगा, बी से सी पे पहुंचने में, डी से ई पे पहुंचने में वर्क करना पड़ेगा. पहले वाला था W1 वर्क, सेकंड में वर्क W2 हुआ. दोनों के बीच का वर्क का डिफरेंट कौन सा है? तो W1 माइनस W2. ये जो वर्क है वो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ कि ना बच्चों? ये चेंज इन कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी? बोलो बच्चों. काइनेटिक. काइनेटिक एंड पोटेंशियल, क्योंकि हाइट भी डिफरेंट है. हाँ. थोड़ा सा 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट हो, क्योंकि स्लाइड है ना उसमें मिक्स हो गया सब कुछ. बहुत इंपॉर्टेंट आईएमपी डेरिवेशन है, प्लीज ध्यान रखना बच्चों. स्क्रीन दिखी देखो तो. हाँ. ओके. यहां तक पहुंच गए थे, राइट? W डेल्टा W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V. अब वो जो काइनेटिक का चेंज होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों, फॉर्मूला बोलो फटाफट से. हाफ mv स्क्वायर, मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंजेस आया v2 माइनस v1 स्क्वायर. मास यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बच्चों. हाँ. वॉल्यूम की जगह डेल्टा वी यूज करेंगे क्योंकि हर एक जगह पे डेल्टा वी यूज किया हुआ है. ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चलो अब हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी. बोलो पोटेंशियल एनर्जी का. v1 स्क्वायर જ આવે ને? सर हाँ बोलो, स्क्वायर, सॉरी, हाँ बोलो. सर प्रेशर अलग अलग ना હોય, બંને अलग अलग जगह. ये डेंसिटी है बेटा. और हाँ ने रो है. ओके, अब डेंसिटी है. अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh. m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, हाइट का डिफरेंट है h2 माइनस h1. तो मास यानी कैसे लिख सकते हो? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. हाँ. अब इसको नंबर दीजिए. तो जो वर्क किया हमने वो किस में चेंज हुआ बच्चों? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन. बच्चों ये जो लॉ है ना, कंटिन्यूटी, सॉरी, बर्नौलीज इक्वेशन इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर फ्लूइड.
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड। याद करो वो वाला एग्जांपल, जब ऑब्जेक्ट को हवा में रखते थे, बाद में छोड़ते थे, 3 केस, ऊपर फर्स्ट केस 1 हवा में, हाँ बीच में और नीचे, और हर एक का काइनेटिक और पोटेंशियल का एडिशन करते थे तो कांस्टेंट मिलता था। हाँ बस वही चीज है यहाँ, लेकिन वो फ्लूइड के लिए बात की है। इज नथिंग बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चेंज इन वर्क कितना मिला था बच्चों, आगे डिराइव किया था, P1 माइनस P2 into into delta delta V. V is equal to change in kinetic energy rho delta V Vt square minus V1 square, V1 square. delta U rho delta V G H2। बोलो कुछ हार्ड लगा? ना। फिर भी एक बार रिवाइज करा दूंगा, सब कुछ इजी हो जाएगा, डोंट वरी। डेल्टा वी कट देख लो, तो बचा P1 माइनस P2 इस साइड इज इक्वल टू के, यहाँ हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको और डिटेल में ज्यादा समझा सकता, लेकिन टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में जो दिया है ना, उसी मेथड से मैं अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि काफी बार क्या होता है टीचर्स डेरिवेशन में मार्क्स कट कर देते हैं, बाकी इसकी एक्चुअली प्रॉपर मेथड कुछ अलग है, इंटीग्रेशन वाली मेथड से सोल्व करना होता है। गुजरात बोर्ड की बुक्स में दी थी वो मेथड, लेकिन अभी वो मेथड नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ड भी पड़ेगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे उसमें, इसलिए स्प्लिटिंग कर दो, हाफ रो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH2 रो GH1 P1, ये इस साइड ले लेते, रो V1 स्क्वायर, ये इस साइड ले लेते, रो GH1 इज इक्वल टू P2, इस साइड ले लेते, P2 half P प्लस half rho V2 रो V2 स्क्वायर। बोलो, rho GH2 तो इसको ऐसे लिख minus सकता P2. हूँ, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वही हुआ ना, जनरली हम ऐसे ही लिखते हैं ना, कोई भी वैल्यू M1 V1 M2 V2, M1 V1 कांस्टेंट। हो गया प्रूफ आपका बर्नौलीज इक्वेशन। चलो फिर से हाँ. एक और शॉर्टकट मेथड से, ध्यान क्या रखना है, पहले तो चेंज इन वर्क करना है, वर्क W1 माइनस W2, क्योंकि ज्यादा वर्क पहले होगा ना। ओके, W1 यानी कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, हाँ वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। हाँ P1 minus P2 into delta P1 V. माइनस P2। ओके, बाद में सेकंड स्टेप क्या था? Kinetic energy half mv square. सेकंड स्टेप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ M यानी कि Rho into volume. रो इनटू वॉल्यूम। थर्ड स्टेप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, But he compare. M G H2 माइनस H2, मास यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। थर्ड फोर्थ स्टेप डेल्टा Compare W, करते हैं ना. जो वर्क का चेंज हुआ वो किस में चेंज हुआ, काइनेटिक और पोटेंशियल में। बाद में कंपेयर करोगे, बाद में डेल्टा वी कट करोगे, एक साइड V1 वाले, एक साइड 2 वाले, और डेरिवेशन। बोलो लगा कुछ हार्ड? ना. ज्यादा अंदर घुसोगे तो ज्यादा कंफ्यूज होगे, बहुत सिंपल तरीके से एनसीईआरटी के मेथड से समझा दिया मैंने। हाँ बोलो। પેલું કોન્સ્ટન્ટ લખ્યું હતું ને આગલી સ્લાઇડમાં એકવાર રિપીટ કરો ને. આ ના ખબર પડી, દેખ હું એવું લખું ને જ્યારે હંમેશા કે M1 V1 પ્લસ M1 V1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ M2 V2, એનો मीनिंग શું થયો, M into V कांस्टेंट કહેવાશે। આ रूल्स છે बेटा, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट, थोड़ा डिराइव करके बताता हूँ, चल कोई बात नहीं। एक मिनट ले तो, देखो मैं डिराइव करके बताता हूँ। और प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझ। एग्जांपल फॉर, या तो कुछ दूसरे एग्जांपल, M into V, मोमेंट M अपॉन V प्रोपोर्शनल, ध्यान रखना बेटा। तो ऐसा लिख सकता हूँ M into V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ कि ना? हाँ. ओके, उससे ऐसा लिख सकता हूँ M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V1, या तो ऐसा भी लिख सकता हूँ M1 इज इक्वल टू K अपॉन V1, M इज इक्वल टू K बाई V, M2 इज इक्वल टू K बाई V2, दोनों का रेशियो लो, K हो गया कट, M1 अपॉन M2, V2 हो जाएगा ऊपर, V2 अपॉन V1, तो M1
v1 इज इक्वल टू m2 v2। फाइनली ये आया कहां से, m और v कांस्टेंट था, तो समझ में आया। दूसरा सब कुछ निकाल दे, ये सब कुछ निकाल दे। m इंटू v कांस्टेंट है, तो m1 और v1 इज इक्वल टू कांस्टेंट के होगा, m2 और v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट के होगा। पता चला अब? हाँ सर। तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू के लिख सकता हूँ। यहां से के हटा दे तो इससे उल्टा नहीं लिख सकता हूं मैं कि m और v कांस्टेंट। ओके, कोई भी प्रपोज, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है ना प्रोडक्ट, तो m1 v1 m2 v2 सेम होता है। जैसे मैं ऐसा लिखूं ना कि लाइक एग्जांपल 4 कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मीनिंग हाफ m1 कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कॉन्सेप्ट। बोलो कोई डाउट आज के सेशन में किसी को? ना सर। बर्नौलीज प्रिंसिपल थोड़ा फटाफट समझाए टाइम की वजह से, लेकिन आई होप कितना कुछ हार्ड नहीं लगा होगा किसी को, समझ में तो आ गया ना सभी को? ना। इजी इजी है, लेकिन Yes, sir. ये मेथड पकड़ लेना, ये मेथड शॉर्टकट मेथड। पहले वर्क डन, बाद में चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बाद में कंपैरिजन, बस इजीली आंसर आ जाएगा। और ये पता होना चाहिए वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पता है ना? ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में याद करवाना, उसका डेरिवेशन बता दूंगा मैं आपको, ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम आपके लिए। चलो रखूं लेक्चर, होमवर्क में प्रैक्टिस कर देना, और आपका ऑफलाइन क्लासेस नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर। चलो मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो वर्क वाला फॉर्मूला। ओके, 2-3 स्टूडेंट के मैसेज आया ना, डोंट वरी। ओके, याद करवाना मुझे खाली। चलो बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर।